हाँ। अब चलो है ध्यान दो इधर, हम लोग का क्या चल रहा था, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान रहे थे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तो डीएनए हमारा, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो तीन चीज से बनता है। कोई भी बोले तो डीएनए आरएनए तीन चीज से बनता है, शुगर से, फास्फोरिक एसिड से और नाइट्रोजनस बेस से, ठीक। शुगर में जो आरएनए होता है राइबोज शुगर से बनता है, जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर से बनता है। फास्फोरिक एसिड आरएनए डीएनए दोनों में मिलेगा। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो 5 तरह का नाइट्रोजनस बेस है, जो कि प्यूरिन और पाइरिमिडीन में डिवाइड है। इसमें क्या है, ये एक दूसरे से क्या करता है, पेयरिंग करता है और एक दूसरे के स्ट्रैंड को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ हम वही बताए थे तुम लोग को कि ये हमारा शुगर होता है, ये शुगर आपस में अटैच होता है फास्फोरिक एसिड से, और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस से। अंडरस्टूड। अब क्या है कि अब हम लोग को क्या पढ़ाए थे कि शुगर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फास्फोरिक एसिड तो ऐसा ही दिखेगा, और जो भी नाइट्रोजनस बेस है इन सब का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ना अटैच होगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर में हम क्या बताए थे कि देखो, जो शुगर होता है वो क्या है, जो डीएनए और आरएनए का शुगर मिलता है वो कौन सा शुगर है, पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर है, पेंटोज शुगर, जो कि 5 कार्बन से मिलकर बना है। अगर उसको चैन फॉर्म में देखें तो ऐसा दिखेगा, ठीक। ये चैन फॉर्म क्या होता है, आपस में फिर कनेक्ट होकर रिंग बनाता है, रिंग बनाता है तो इसका OH इसके O से कनेक्ट होता है, तो जब वो कनेक्ट होगा तो ऐसा रिंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही समझना है, ये बनाने में एग्जाम में नहीं आता है, बस हम समझाने के लिए बना दिए, एग्जाम में कुछ नहीं आता है, बस ये दिमाग में रहना चाहिए। ये स्ट्रक्चर हो गया पेंटोज शुगर का। अब आरएनए में भी यही मिलता है और डीएनए में भी यही मिलता है। जब डीएनए में मिलता है तो उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलता है, OH नीचे रहता है, और आरएनए में मिलता है तो OH नीचे नहीं रहेगा, H रहेगा, तो वो राइबोज शुगर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो डीएनए के पेंटोज शुगर में यहाँ OH मिलेगा, आरएनए के शुगर में यहाँ पेंटोज शुगर में सिर्फ H मिलेगा, ठीक। बस यही डिफरेंस है, इसीलिए वो राइबोज शुगर, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है। अब ये शुगर का देखिए स्ट्रक्चर। अब देखो, प्यूरिन में 2 प्यूरिन मिल जाता है, एडेनिन ग्वानिन, उसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब और नेक्स्ट पैरामिडीन का, ये तीन तरह का पैरामिडीन है, तीनों का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। बस तुम लोग को बस ये जानना है, इसके बारे में लिखना है ना, याद करना है। अब क्या है हमारा, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस का अटैचमेंट क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड का अटैचमेंट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो एक तरह से न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक। मतलब कि इसका और इसका अटैचमेंट, उसको कॉम्बिनेशन में बोला न्यूक्लियोसाइड, ठीक। और इन तीनों का अटैचमेंट कॉम्बिनेशन में क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड भी लिख सकते हैं, और या तो फास्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस तीनों को ऐड करके भी लिखेंगे। देखो न्यूक्लियोसाइड का मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये दोनों न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। समझ में आ गया ये, इसलिए बोलता है डीएनए क्या है, एक तरह का क्या है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मतलब ऐसा न्यूक्लियोटाइड लाइन से लगा रहेगा, वो आपस में पेयरिंग करके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए बोलता है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। और दूसरा चीज क्या बताए थे कि शुगर में हमारा अगर नाइट्रोजनस बेस का अटैचमेंट है, उसको कौन सा बॉन्ड बोलता है, उन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। समझ में आ गया, ये 2 बॉन्ड क्लियर हो गया, कौन कहाँ बनता है। अब आ गया, अब आगे इसके अटैचमेंट के बारे में, कैसे ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो यहाँ देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड, इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस है, ये फास्फोरिक एसिड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों के बीच में कैसे अटैचमेंट बनेगा, देखो इसका OH है और फास्फोरिक एसिड का OH नीचे वाले का, ये आपस में अटैचमेंट और क्या करता है, H2O रिमूव कर देता है। क्या रिमूव करता है, H2O बन के रिमूव होगा। जब रिमूव होगा तो यहाँ क्या बचेगा, O। अब O यहाँ चला जाएगा, ये एक बॉन्ड बना, तो बन गया बॉन्ड।
बन गया। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है समझ में आ गया। ठीक, अब इधर ऐसा ही क्या होता है, अब देखो मान लो ये कोई चैन है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ले लिए, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे शुगर है, ये दो शुगर है, दोनों शुगर किससे अटैच है, फॉस्फोरिक एसिड से अटैच है, ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, ये समझ में आ रहा है। हाँ, ये दो शुगर है, बीच में क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर मान लो यहाँ पे खत्म हो गया, इसके नीचे इतना ही छोटा डीएनए का चैन लिए, एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड इधर होगा। ठीक, तो जो सबसे ऊपर वाला एंड रहेगा डीएनए के चैन का, उसका ये वाला पोर्शन फ्री रहेगा, कार्बन नंबर 5 क्या रहेगा, फ्री रहेगा। यस और नो? कहाँ से, यहाँ से गिनती चालू होता है ना, 1 2 3 4 5, ऐसा ही गिनती है ना पेंटोज शुगर का। तो सबसे ऊपर वाले एंड का 5वां नंबर कार्बन क्या है, फ्री है, और सबसे नीचे वाले एंड का कौन नंबर कार्बन 5वां फ्री है, नहीं फ्री है। 5वां क्यों नहीं फ्री है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, यहाँ से बॉन्ड बना ले रहा है। तो कौन नंबर कार्बन फ्री है, कितना नंबर फ्री है, ये वाला फ्री है, क्योंकि H के पास ऐसा कोई नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरे से बॉन्ड बना सके। तो नीचे में कौन फ्री है, OH फ्री है, क्योंकि OH क्या है, OH के पास एक्स्ट्रा क्या रहता है, बेस पेयर रहता है ना, जो कि दूसरे से रिएक्ट करके बॉन्डिंग बना सकता है। तो नीचे वाले एंड का 3रा नंबर कार्बन फ्री है, ऊपर वाले एंड का 5वां नंबर कार्बन फ्री है। तो ये अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो ऊपर वाले जो शुगर है उसका 5वां खाली है, और नीचे वाले का 3रा खाली है। तो इसलिए डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, एक 5' होता है और एक 3' होता है। डीएनए का तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड का एक स्ट्रैंड 5' होगा, एक स्ट्रैंड 3' होगा। फिर ऐसे जो घूम के आया तो इधर का 3' होगा, इधर का 5' होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखो यहाँ अब ऐसा शुगर ले लो, न्यूक्लियोटाइड ले लो, आपस में ऐसे ऐसे अटैचमेंट हो गया। ये डीएनए का हम ऐसा ये डीएनए को खोल के दिखा रहे हैं कैसा होगा। तो सबसे ऊपर जो शुगर होगा उसका 5' वाला खाली रहेगा। ठीक, सबसे नीचे वाला रहेगा उसका 3' खाली रहेगा। अब इधर साइड देखो, अब जो पेंटोज शुगर है उसका नाइट्रोजनस बेस किससे अटैच होता है, पहला नंबर कार्बन से, इसके अलावा तो कहीं अटैच नहीं रहता है ना। अब बगल वाला जो स्ट्रैंड है इसका शुगर अगर ऐसा रहेगा तो नाइट्रोजनस बेस तो इधर आ गया ना, तब तो अटैचमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो उल्टा होता है। तो पहला स्ट्रैंड का सीधा शुगर रहता है, दूसरे स्ट्रैंड का उलट जाता है। क्यों उलटना है, क्योंकि इस नाइट्रोजनस बेस को इससे अटैचमेंट करना है। ये तभी होगा जब शुगर उलट कर आएगा। तो जब उल्टा होता है, तो जब उल्टा होगा तो एक नंबर ये रहता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे रहता है ऊपर में 5। ठीक, तो जब इसको उलट दिए तो अब इसका 5' खाली था, बगल वाले का क्या खाली रहेगा, ऊपर 3', क्योंकि 5' नीचे आ गया। और जब इसको उलट दिए तो ये वाला किधर आ गया, इधर आ जाएगा। तो ये अब इससे अटैचमेंट हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस से। अब ऐसा ही शुगर नीचे आएगा तो सबसे नीचे का कौन सा खाली रहेगा, 5', और ऊपर क्या खाली था, 3'। तो क्या देख रहे हैं, एक तरफ का 5' 3' है तो दूसरे तरफ का 3' 5' है, क्योंकि ये ऐसे उल्टा हो गया, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस को अटैचमेंट करना है। ऐसे करके क्या होता है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार होता है। समझ में आ गया। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस का अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट कैसे होगा, तो वो अटैचमेंट इन सब के बीच में होगा। ठीक, तो देखो ये स्ट्रक्चर आप समझ में आया, ये स्ट्रक्चर देखो, अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। देखो ये है हमारा, देखो ये हमारा शुगर, देखो यहाँ पे शुगर है ये, और ये एक शुगर है। ये दोनों के बीच का अटैचमेंट देखो, नाइट्रोजनस बेस से अटैच हो रहा है पैरामिडिक प्यूरिन से, यही है ना स्ट्रक्चर, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन। और ये हमारा देखो, इधर 2 शुगर, इधर 2 शुगर, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, तो देखो देख रहे हो किसके बीच बन रहा है, इन सब के बीच बन रहा है।
तो ऐसे करके बॉन्ड तैयार होता है और ये डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो एक तरफ 5' है, एक तरफ 3' है। फिर इधर देखें तो 5' है, इधर के अपोजिट क्या रहेगा 3' है। क्यों 5' 3' से क्लियर हो गया? क्योंकि जो शुगर है उसके हिसाब से किया गया है, ठीक। और आपस में जो बेस पेयरिंग बनता है वो ATCG का बनता है, वो फिक्स है, कोई किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर सकता है, ठीक। ये नहीं जानना है तुम लोगों को। तो डीएनए स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो जो डीएनए है डबल हेलिकल मॉडल है हम लोग का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए। इसको किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब? 1953। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर इसके बारे में बताया था वाटसन एंड क्रिक ने, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, BDNA उसका नाम दिया था, उसको दिया था 1953 में। इसके अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है हमारा, इन दोनों के बीच का, दो हेलिक्स के बीच का क्या होता है डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम रहता है। क्या रहता है? 20 एंगस्ट्रॉम रहता है। इन दो बेस पेयर के बीच का क्या रहता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम रहता है। और एक टर्न में डीएनए क्या होता है? टर्न वाइज टर्न रहता है ना। तो एक टर्न में कितना रहता है बेस पेयर? 10 बेस पेयर रहता है एक टर्न में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एक टर्न में कितना रहता है बेस पेयर? 10, पेयरिंग 10। और अगर बेसिस का बात करें तो 20, नाइट्रोजन बेस 20 होगा ना, 1 2 3 4 ऐसे। और पेयर का बात किया जाए तो 10 पेयर। तो एक टर्न डीएनए का, एक टर्न में 10 बेस पेयर रहता है। और पूरे एक टर्न का क्या होता है लेंथ? 34 एंगस्ट्रॉम। तो अगर बीच वाले का निकाला जाए तो 34/10 हो जाएगा, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक बेस पे, एक पूरे हेलिक्स का, एक हेलिक्स का हमारा एक टर्न का कितना होता है लेंथ? 34 एंगस्ट्रॉम। और दो बेस पेयर के बीच का कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो स्ट्रैंड डीएनए के, दो स्ट्रैंड के बीच का डायमीटर कितना रहता है? 20 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? ये एकदम फिक्स है डीएनए का, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। इसमें अगर चेंजिंग हो गया तो बॉडी में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी निकल जाएगी, ठीक। ये फिक्स है। तो ये डीएनए का हो गया कि डीएनए कितना लेंथ और कितने हाइट का होता है। तो एक ई कोलाई के बारे में तुम लोग सुने होंगे, इस्ट्रेचिया कोलाई। जनरली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मिलता है, जो अपना खाना भी पूरा करता है, साथ में हमारा खाना डाइजेस्ट भी कराने का काम करता है, ठीक। तो इस्ट्रेचिया कोलाई के अंदर के डीएनए का बात किया है तो उसके डीएनए में कितना टोटल बेस पेयर होता है? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। अगर इंसान के हैप्लॉइड डीएनए का बात किया जाए, मान लो एक सेल में कितना रहता है? 46 क्रोमोसोम रहता है। इट मींस व्हाट? 20 मतलब डिप्लॉयड। और अगर स्पर्म और ओवम की बात किया जाए तो इसमें इंडिविजुअल कितना रहता है? 23। इट मींस व्हाट? N, which is called haploid, ठीक। तो हैप्लॉइड में कम डीएनए होगा, डिप्लॉयड में ज्यादा डीएनए होगा, ठीक, क्योंकि ज्यादा क्रोमोसोम नंबर है। तो हैप्लॉइड डीएनए में, एक इंसान के हैप्लॉइड डीएनए में, एक मतलब इंसान के हैप्लॉइड सेल में कितना डीएनए रहता है? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। इससे अंदाजा लगा लो कितना लंबा डीएनए होता है वाइल्ड फॉर्म, ठीक। खत्म हो गया। कुछ साइलेंट फीचर है डीएनए के, कि डीएनए जो होता है वो किस चीज से मिलकर बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का चेन बन के बन रहा है, इसलिए बोला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसका बैकबोन कौन बनाता है? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन। इसके अलावा बनेगा? नहीं बनता, बैकबोन यही बनाता है। जो बेस पेयर होता है डीएनए का वो आपस में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब ए जो होता है हमेशा टी के साथ ही जुटेगा, मतलब एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुटेगा और किसी के साथ नहीं जुटेगा। जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ जुटेगा, ठीक। तो ये जो था क्या है? एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुटेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुटेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेस पेयर, एक दूसरे के किसी और के अलावा नहीं जुटेगा। जो 2 स्ट्रैंड होता है वो आपस में राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड रहता है, मतलब कि वो क्लॉकवाइज क्वाइल्ड रहता है राइट हैंडेड फैशन में। ऐसा क्वाइल्ड नहीं रहता है, कभी भी रहेगा तो ऐसा चलेगा डीएनए का हेलिक्स। तो वही बोला राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड रहता है। और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। मतलब एक स्ट्रैंड, अगर एंटी पैरेलल मींस व्हाट? क्या देख रहे थे?
शुगर का ऐसे चल रहा था, तो फिर दूसरा शुगर उसके अपोजिट चल रहा था, ऐसा ही था ना। एक शुगर ऐसे ऐसे है तो दूसरा शुगर फिर उसके जस्ट अपोजिट लग रहा था। एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है 5' to 3' और 3' से 5', ठीक। और डायमीटर जो हमेशा होता है इसका कांस्टेंट होता है डीएनए का, कोई बढ़ाव घटाव नहीं होता है, ठीक। चल रहने दो, कल पैराग्राफ रूल कल पढ़ा लेंगे, आज का लेक्चर इतना ही रहेगा।